नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लाइव में। मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा और मेरे साथ बेहद खास मेहमान आज मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक अग्रवाल, जो कि प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दीपक अग्रवाल आपका इस लाइव में। और आज हम बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं कि लोगों में भूलने की बीमारी क्यों होती है और एक खास उम्र में होती है, या फिर ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, या फिर ऐसा होता है कि एक खास उम्र के बाद लोगों को ये दिक्कत आती है, या फिर हमारी कुछ खान पान में ऐसा होता है जो हमें एक उम्र के बाद भूलने की बीमारी लोगों में हो जाती है। क्या क्या होती है भूलने की बीमारी? डिमेंशिया होता है या अल्जाइमर होता है या और भी कुछ होता है? इसका संबंध क्या हमारे लाइफस्टाइल से है? किस तरह से हम यंग एज में ही अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखें कि हम इस तरह की भूलने की बीमारी से बच सके एक खास उम्र के बाद? और जिस तरह कहते हैं कि ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होती है, उनकी एक उम्र होती है, जिस अंग पर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे वो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। क्या ये सच है डॉक्टर दीपक अग्रवाल? हाँ पूर्णिमा, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आजकल मेरे पास ज़्यादातर मरीज़ जो आते हैं वो यही पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें भूलने की बीमारी है, हम नाम याद नहीं कर पाते और लोगों के नाम हमारे मुंह पे आते हैं, मतलब ज़ुबान पे आते वक्त भी हम बोल नहीं पाते जी। तो इसके कई कारण हैं। अगर आप एल्डरली हैं तो भूलने की बीमारी के कई और कारण हैं। डिमेंशिया जिसे कहते हैं, वो सिनाइल डिमेंशिया होता है ओल्ड एज में जी। दूसरा डिमेंशिया जो होता है वो हो सकता है कि विटामिन्स की कमी से, जो सबसे कॉमन होता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हो सकता है डिमेंशिया। और तीसरी तरह का डिमेंशिया होता है जो बीमारियों की वजह से होता है, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसे कहते हैं, उसके कारण डिमेंशिया होता है। तो ये 3 मेजर कारण हैं। चौथा कारण जो हमें पिछले पैंडेमिक से पता चला है कि कोविड की वजह से भी जी। ब्रेन फॉग नामक हमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हमें भूलने की बीमारी हो सकती है। जी, तो कई तरह की भूलने की बीमारियां होती हैं। ऐसा है कि आजकल यंग लोगों में भी इस तरह की भूलने की बीमारी हो रही है? बिल्कुल, ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में ही कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमें भूलने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें याद करने में प्रॉब्लम्स हो रही है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जो अभी तक समझ में आ रहा है, ये वायरल डिजीज़ जो हैं जैसे कि कोविड है, इनका जो ब्रेन पे असर पड़ा है, उस वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। और कुछ लोगों में तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो नॉर्मल अपना काम भी नहीं कर पाते, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी समय तक रहता है, महीनों से लेकर सालों तक रहेगा, और कुछ बहुत माइन्यूट परसेंटेज में लाइफ लॉन्ग भी हो सकता है। जी, तो डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो कि प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में, कई महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने जानकारी दी हमें। साथ ही हम डॉक्टर दीपक अग्रवाल से ये भी समझना चाहेंगे, देश के सबसे बड़े अस्पताल में आप न्यूरो सर्जन हैं, तो क्या ऐसा है कि एक खास उम्र के बाद ये दिक्कत ज़्यादा आती है और अब उसकी जो एज ग्रुप है उसमें बदलाव आ रहे हैं? हाँ जी, पहले तो हम डिमेंशिया जो देखते थे 60-70 साल की उम्र के बाद ही देखते हैं, और उससे पहले अगर देखते थे तो हमें उसके कारण पता लगाने की ज़रूरत पड़ती थी कि हम इन्वेस्टिगेट करते थे मरीज़ को एमआरआई से या किसी और साधन से पता लगाने के लिए क्यों वो इतनी जल्दी भूल रहे हैं। लेकिन आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ वायरल डिजीज़, स्पेशली ये पैंडेमिक जैसे मैंने पहले भी बताया कोविड की वजह से, आम जनता में भूलने की बीमारी देखने को मिल रही है। और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन, जो ये कोविड के बाद कन्फ्यूजन होता है, ये महीनों तक रहता है, कई बार सालों तक रहता है। तो इसलिए इसके कारण बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और इसका इलाज जो है, पहला इलाज तो है कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको वेट करें कुछ महीने एटलीस्ट अपने आप सेटल डाउन करने में, और अगर इससे भी नहीं होता तो अपने आप को डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट करें। जी, एक सवाल आया है हमारे व्यूअर का, वो जानना चाहते हैं कि हाउ मच एंटी डिप्रेसिव टैब कैन इफेक्ट मेमोरी लॉस एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू इफेक्ट? देखिए, कोई भी दवा जो होती है एलोपैथिक में, उसके इफ़ेक्ट भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हम देते इसलिए हैं कि उसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं दे आर मच मोर देन द साइड इफ़ेक्ट्स। तो एंटी डिप्रेशन, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है जी, बिल्कुल कम डिप्रेशन में तो कोई डॉक्टर नहीं देता, जो अगर ज़्यादा डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं तो एंटी डिप्रेशन स्टार्ट करते हैं। इन सब दवाओं से मेमोरी में, कंसंट्रेशन में फ़र्क पड़ता है,
एंड डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म लेंगे कोई भी दवा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मेंटल और साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। जी, तो मेंटल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं इस दवाओं को लेने के, एंटी डिप्रेसिव। एंजाइटी के लिए भी लोग दवा लेते हैं और बिल्कुल। सोने की दवा भी लेते हैं, नींद की भी लेते हैं। तो क्या वो एंजाइटी की दवाओं के भी असर इसी तरह के होते हैं, वो भी हमारे ब्रेन को पर असर डालती हैं? बिल्कुल पूर्णिमा, आपने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट रेस किया यहाँ पे कि लोग बहुत कॉमनली एंड एंजाइटी के लिए और सोने के लिए, जी। जैसे कि एल्प्रैक्स हो गई मेडिसिन, हाँ। बहुत कॉमनली लेते हैं। और ये सब मेडिसिन जो होती हैं ये जो है बिहेवियर चेंज करती हैं और एडिक्शन क्रिएट करती हैं। तो इन एडिक्शन की वजह से अगर आप अगले दिन नहीं लेंगे मेडिसिन, तो एक तो आपको नींद नहीं आएगी, दूसरा आपको क्रेविंग होगी उस मेडिसिन लेने की, और इन सब दवाओं से दिमाग पे असर पड़ता है। असर का मतलब मेरा है कि मेमोरी प्रॉब्लम्स, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स और कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स। कॉग्निटिव का मतलब है आप जितने अच्छा फंक्शन करते थे पहले, उतना अच्छा आप फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सो जितना कम लें उतना अच्छा, ना लें तो बेस्ट। जी, ना ले तो बेस्ट है, चाहे एंजाइटी की दवा है, चाहे वो नींद की गोली है, चाहे एंटी डिप्रेसिव जो दवाएं हैं वो ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। खुद ऐसी बिल्कुल। कोशिशें करें कि आपको इन दवाओं की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारी पैरेलल ऐसी थेरेपी होती होंगी। बिल्कुल पूर्णिमा, इसमें जैसे ऑब्वियसली अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आपका जो इश्यूज़ हैं वो बिहेवियरल थेरेपी से सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिमाग ऐसी चीज़ है जो अगर आप कंट्रोल कर सके तो सबसे अच्छा, अनकंट्रोल्ड हो जाए तो सबसे बुरी चीज़ हो सकती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेज पे हर एक को बिहेवियरल थेरेपी और ऐसी और चीज़ें जैसे मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, वो सब ट्राई करनी चाहिए। सीधे मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जब आपकी बिहेवियरल थेरेपी, योगा, मेडिटेशन जो हमारे जो ट्रेडिशन में भी हैं उनसे सॉल्व नहीं होता है, एंड तभी एंड एज अ लास्ट रिसोर्ट ओनली मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए। जी, एज अ लास्ट रिजॉर्ट है मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए, ऐसा दीपक अग्रवाल कह रहे हैं, जो कि न्यूरो सर्जन है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली में, देश का सबसे बड़ा अस्पताल है। और न्यूरो सर्जन बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है, बहुत डेडिकेशन चाहिए होती है। कितने साल लग जाते हैं एक न्यूरो सर्जन को तैयार होने में देश में? देखिए, कोई भी स्पेशलिटी का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। जी, हैं जब लंबा से टाइम करियर का 15 से 20 साल देने पड़ते हैं अपने करियर के। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, जेस्टेशन पीरियड लॉन्ग है, बट मैं कहूँगा इट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग स्पेशलिटी। आप कोई भी स्पेशलिटी करते हो, अगर मन लगा के करते हैं, तो अगर कोई ठीक होता है उससे ज़्यादा खुशी डॉक्टर को आई थिंक कभी नहीं मिलती। तो डॉक्टर दीपक अग्रवाल, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिन लोगों को मान लीजिए, क्योंकि इस कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों को एक पिछले 2-2.5 साल में नींद से जुड़ी समस्याएं बहुत हुई हैं, सोने में दिक्कत आई है, तो लोगों ने जाहिर तौर पर ये दवाएं ली होंगी। अब क्या पैरेलल थेरेपी अपनाएं, क्या अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस करें कि ये एंग्जाइटी की, एंटी डिप्रेसिव, नींद की गोली ना लेनी पड़े? बिल्कुल, इसमें जो है, अगर एक बार भी आपने गोली ली तो आपका मन हमेशा करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मैं फिर से वो गोली ले लूँ। सबसे पहले आपको विशियस साइकिल तोड़नी होगी। तो उसका मतलब ये है कि आप ये तो डिसाइड कर लें कि गोली बिल्कुल नहीं खानी है, क्योंकि अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस ओनली मेडिसिन शुड बी टेकन। अदरवाइज आपको ये गोली का कभी भी मैं कहूँगा सहायता नहीं लेनी है। यू हैव टू यूज़ बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी का मेरा मतलब है बहुत सारी तरह के आप अपने आप को सुला सकते हैं, नींद में ला सकते हैं। उसमें आप कोई जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, और भी तरह के मेडिटेशन होते हैं जिससे कि आप 15 से 20 मिनट में अगर आप वो करें तो आप गहरी नींद में चले जाते हैं। एंड यू कैन गूगल इट डाउन, आपको सब जगह मिल जाएगा। मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। मेडिसिन उन्हीं के लिए है जिनके लिए डॉक्टर ने एडवाइस की है। मैं जानता हूँ कि इंडिया में केमिस्ट आप जो दवाई मांगे यूजली मिल जाती है, लेकिन इट इज़ अ 2-edged sword। अगर आप दवाई अपने मन से लेंगे, आपको लगेगा उसके बिना नींद नहीं आती है, फाइनली सफ़र आप ही करेंगे। बिकॉज इन दवाओं का असर एकदम नहीं आता है। जो साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट आपको आफ्टर ईयर्स आपको पता चलता है कि हाउ मच इट हैज़ अफेक्टेड यू, आपके कॉग्निटिव वे में, मेमोरी में, कॉन्सेंट्रेशन में, बिहेवियर टू अदर्स, इरिटेबल आप हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एज अ चेंज्ड पर्सन हो जाएंगे आफ्टर 2-3 ईयर्स।
जी, आपके पूरे पर्सनालिटी को ये बदलाव आ जाता है, उसको बिगाड़ देती है एक तरह से, कहा जाए तो गलत नहीं बिल्कुल। होगा। ये इस तरह की दवाएं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप जैसा आपने कहा कि दूसरी एक्सरसाइजेज़ करें, क्या योगा करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, वॉक पे जाना, ये भी एक तरह का विकल्प हो सकता है जिससे बिल्कुल। आपको नींद ज़रूर आए? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अमंग ऑल स्पीशीज़ जितने भी जानू हैं, ये हैं, मतलब जीव जंतु हैं, उसमें सिर्फ ह्यूमंस हैं जिनको स्लीप की प्रॉब्लम्स होती है, और वो है बिकॉज वो अपना दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कंटिन्यूस सोचते रहते हैं। तो अगर आप मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लस एक्सरसाइज इज़ वन वे जिससे कि आपका फिज़िकल, अगर आप अपने आप को स्ट्रेस देते हैं एक्सरसाइज करके, दैट विल हेल्प यू स्लीप मच बेटर। तो फिजिकल स्ट्रेस इज़ 100 टाइम्स बेटर देन मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल, बहुत ही ख़राब है, बोथ फॉर द बॉडी एंड माइंड। तो कौन सा ऐसा समय है जब एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे कि आपको नींद समय पर आए, खाना खाने के बाद या मॉर्निंग में, और या थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट डे आपका जो भी फिजिकल एक्टिविटी रही उसका असर रहता है? मैं जो खुद प्रैक्टिस करता हूँ, एक तो अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज करें, बिकॉज दैट टाइम यू आर फ्रेश। आप थोड़ा भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा लेथार्जी नहीं होगी। इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं तो आप पहले से ही थक गए होते हैं पूरे दिन में, आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता। नंबर 2, पूरे दिन में कंटिन्यूसली लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रेडमिल पे दौड़ना है। आप अगर वॉक कर रहे हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करें। आप अगर स्टेयर्स ले रहे हैं, मतलब अगर आप लिफ्ट ले रहे हैं तो उसकी जगह स्टेयर्स लें। आपको कहीं भी जाना है तो थोड़ा बहुत चल के जाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि आप नंबर ऑफ स्टेप्स पर डे आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज मानी जा सकती है, और छोटी चीज़ें से ही बड़े फल निकलते हैं, बड़े हल निकलते हैं। स्मॉल थिंग्स मेक अ डिफरेंस। तो आप, मेरा तो यही है कि आप ये सब करेंगे तो यू विल फाइंड आउट डेफिनेट डिफरेंस इन योर स्लीप पैटर्न्स एंड हेल्दी लिविंग। इसके अलावा डॉक्टर दीपक अग्रवाल, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप एम्स से हैं। एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है नई दिल्ली में, और न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है, बहुत ही ब्रेन जो हमारे बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है हमारी वाइटल ऑर्गन्स में। ऐसे में आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि हमारे हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है, या हम ब्रेन की बात करें, तो क्या उन पर हमारे खान पान का बहुत असर पड़ता है? क्या ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं तो उसका ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है, या फिर हमें अपनी डाइट में सैलड और फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लेने चाहिए, जिससे जो हमारी ब्रेन की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, भूलने की जो आदत है वो उसको हम पोस्टपोन कर सकें, आगे बढ़ाया जा सके, वो जल्दी लोगों में अगर आ रही है तो उसको रोका जा सके? बिल्कुल पूर्णिमा, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो गट है, गट मतलब पेट है, वो ब्रेन से लिंक्ड है। ये जो हमें सदियों से पता था, अब साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि गट हेल्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेन हेल्थ। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, और हर चीज़ को मतलब बैलेंस में रखेंगे, ओवर ईट ना करें, जो भी लें पौष्टिक खाना खाएं, तो हमारे जो ट्रेडिशनल फूड है वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, हेल्दी है, एंड बोथ माइंड एंड बॉडी के लिए अच्छा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा जो एनरिच्ड होती है, मतलब जैसे कि आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं वो कम से कम खाएं। रॉ फूड, अगर रॉ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कच्ची सब्जी ज़्यादा खाएं, उसका अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज कीटाणु, इंडिया में बहुत ज़्यादा कीटाणु होते हैं। तो जो भी खाएं अच्छी तरह क्लीन करके, वॉश करके खाएं, लेकिन जितना कम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतने आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। जितनी कम शुगर खाएंगे उतनी आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर हम आपसे पूछें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये कितना बड़ा नुकसान करते हैं? नहीं, ये रिफाइंड शुगर इज़ टुडेज़, और हम कहेंगे कि आज का न्यू पॉइजन है। और शुगर तो बिल्कुल किसी भी तरह का, चाहे रिफाइंड हो चाहे अनरिफाइंड हो, कम से कम खाना चाहिए। एंड मैं कहता हूँ कि अगर आप 2-3 स्मॉल, जैसे कि हम अगर शुगर कम कर दें, ऑयल का मात्रा कम कर दें, दैट इटसेल्फ विल मेक अ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफस्टाइल।
तो रिफाइंड शुगर नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल नहीं खानी। और जिस तरह आपने कहा कि ये एक तरह से पॉइजन है, Yes. तो अवॉइड करें इसे खाना। और ब्रेन के लिए भी उतनी खतरनाक है? बिल्कुल, ब्रेन एंड बॉडी के तो दे आर वन एंड ओनली सेम थिंग। एंड जो भी चीज़ ब्रेन के लिए खतरनाक है वो बॉडी के लिए भी खतरनाक, एंड वाइस वर्सा। जी, तो कई बार शुगर एक ऐसी चीज़ है जो कि हम बहुत सारी चीज़ों में खाते हैं। रिफाइंड शुगर जैसे बिस्किट है, पेस्ट्रीज़ है, या मान लीजिए मिठाइयाँ हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कई लोगों को एक बार खाने के बाद, और एडिक्शन भी होता है। तो क्या उनकी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, ब्रेन पर क्या उसका असर पड़ रहा है? देखिए, आप जो लोग ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, ऑब्वियसली एक टर्म है विसरल फैट। विसरल फैट जो है मतलब अंदर का चर्बी, और वो चर्बी हम ये नहीं कह रहे कि पेट की चर्बी, वो है अंदर जो इंटेस्टाइन के चारों तरफ जो होती है उसकी चर्बी। वो चर्बी की वजह से उसमें से कई हार्मोन्स निकलते हैं जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो आप जितना कम ये प्रोसेस्ड फूड खाएंगे उतना आपका विसरल फैट कम होगा, और विसरल फैट कम होने की वजह से आपका हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी थिंकिंग रहेगी। जी, और अगर हम सैलड्स की बात करें या फ्रूट की बात करें, उनमें कहते हैं पीएच लेवल अच्छा होता है, अल्कलाइन डाइट हमें लेनी चाहिए, उसका बॉडी पर क्या असर पड़ता है? हाँ, तो उसमें सैलड्स एंड फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ, लेकिन आपको अच्छी तरह धो के खाने चाहिए। हमें एज अ न्यूरोसर्जन वी सी सो मेनी केसेस जिसमें लोग जो फिटनेस फ्रीक्स कहते हैं, हम उनको ज़्यादा फिटनेस में रहते हैं, वो सिर्फ सैलड एंड फ्रूट्स पे जीते हैं और जूसेस पे पीते हैं। तो होता क्या है इंडिया में, ये सब लोग अनवॉश चीज़ें होती हैं। आपको 5 स्टार होटल हो चाहे ढाबा हो, कोई चीज़ ठीक से क्लीन नहीं होती है, उसमें आपको कई कीटाणु जाते हैं, न्यूरोसिस्टिक सर्कोस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो आप हर चीज़ बैलेंस में खाएं, डोंट बी टोटली ऑब्सेस्ड कि मैं सिर्फ सैलेड खाना है या सिर्फ फ्रूट खाना है, पर जो भी खाएं इट शुड बी हाइजीनिक। घर से अच्छा खाना है कोई चीज़ नहीं है, घर का खाना ही खाएं, बाहर जाके कम से कम खाएं, अनलेस इट इज़ एसेंशियल, घर का ही खाना खाएं, विच इज़ द मोस्ट हाइजीनिक एंड बेस्ट। बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे आखिर में पूछना चाहूँगी डॉक्टर दीपक अग्रवाल, लिक्विड जो हमारी बॉडी में जाना चाहिए उसका सीधा ब्रेन से भी संबंध होता है, तो कितना पानी, कितना लिक्विड, जूसेस या फ्रूट्स में भी काफ़ी लिक्विड होता है, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा लिक्विड ही होता है, तो कितना लिक्विड हमारी बॉडी में जाना चाहिए विच विल कीप अ ब्रेन हेल्दी? देखिए, साइंटिफिकली तो कहते हैं कम से कम 3 से 4 लीटर पानी या कोई भी लिक्विड पीना चाहिए दिन में, और जितना पानी पिएंगे उतना भी किडनी भी टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको वॉश करती रहती है, बिकॉज किडनी का फंक्शन ही होता है कि बॉडी में बॉडी को प्योरीफाई करते रहे, क्लीन करते रहे। तो आप जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा क्लीननेस और प्योरीफिकेशन ऑफ द बॉडी होता रहेगा। एंड पानी पिए या जूस पिए, कोई भी चीज़ पिए, आपको कंटिन्यूसली पीना चाहिए थ्रू आउट द डे। एंड ये आप तभी कई लोगों को प्रॉब्लम इसलिए होती है कि पानी कम पीते हैं वो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बच्चे होते हैं, माँ बाप पहले कहते हैं पानी कम पियो, खाना ज़्यादा खाओ, बाद में जब मोटे हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि पानी खूब पियो, खाना कम खाओ। तो इसलिए बैलेंस, एज आई एम सेइंग ऑलवेज, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। पानी हमेशा पीना चाहिए, खाने के साथ भी पीना चाहिए, खाने के बाद भी पीना चाहिए। तो पानी ज़रूर लेना चाहिए, खाने के पहले भी और बाद में भी? बिल्कुल। जैसे कहा जाता है, बहुत ट्रेडिशनली ये सुनने में आता है कि नहीं, खाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ये इस नहीं, पर... बिल्कुल साइंटिफिकली आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना कम खाना खाएंगे, और जितना कम खाना खाएंगे और आपकी स्वास्थ्य के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि आप मन करता है, आजकल इंडस्ट्री ऐसी हो गई है कि हर जगह आपको लार्ज साइज़, मेगा साइज़ पोर्शन मिलते हैं, तो आदमी को आदत पड़ जाती है ज़्यादा और ज़्यादा खाने की। तो बेस्ट है कि पानी खूब पिए, खाने के साथ भी, पहले भी और बाद भी। और जो लोग प्रोसेस फूड की आपने बात की, लेकिन जो लोग जंक फूड खाते हैं, बर्गर है, ब्रेड्स हैं, इस तरह की पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, नूडल्स हैं, इनका ब्रेन की सेहत पे क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, इनका, जैसे मैंने कहा, प्रोसेस फूड में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करते हैं ब्रेन को भी और बॉडी को भी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल संन्यास ले लें और सब कुछ खाना बंद कर दें। सब कुछ खाइए, देयर इज़ नथिंग, पर मॉडरेशन में खाइए, बहुत कम। अगर आप महीने में एक बार आप पिज़्ज़ा खाते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट। आप थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाते हैं, नथिंग रॉन्ग। लेकिन अगर आप सिर्फ जंक फूड पे जिंदा हैं,
then it will adversely affect your health, especially mental health as well as physical health. तो अगर हमारे जो व्यूअर्स इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर हम उनसे पूछना चाहेंगे सवाल कि वो अपनी एक लिस्ट बनाए सुबह से लेकर शाम तक वो क्या खा रहे हैं, तो उसका असर उनकी सेहत पे पड़ रहा होगा। बिल्कुल, उनको एक बिल्कुल। हफ्ते का चार्ट, पूरे दिन का चार्ट, उन्हें खुद को एक तरह से ऑब्जर्व करना चाहिए। यस, उनको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मन ऐसी चंचल चीज़ है कि हर चीज़ का मन उपेक्षा होती है बाहर जाते ही कि मुझे ये भी खाना है, मुझे वो भी खाना है। अगर आप अपना थोड़ा डिसिप्लिन ले आए लाइफ में कि मैं दिन में 3 बार घर का खाना स्टैंडर्ड वही खाऊंगा और मे बी वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक मैं बाहर का कुछ खा लूँगा, दैट एक बार वो डिसिप्लिन आ जाए, देन यू विल बी लीडिंग अ मोर हेल्दियर लाइफस्टाइल। जी, तो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है और लाइफस्टाइल में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह हमने शुरुआत में बात की कि लोगों को भूलने की बीमारी है या मान लीजिए नींद नहीं आ रही तो दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसके ऑल्टरनेटिव क्या हैं, उसके विकल्प क्या हैं, आपके कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर दीपक अग्रवाल इस पूरी चर्चा को समअप करते हुए कि आपको अगर अच्छी ब्रेन की हेल्थ रखनी है, डॉक्टर दीपक अग्रवाल हम जैसा बार बार बता रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ न्यूरो सर्जन है। न्यूरो सर्जरी बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है एम्स का, और एक न्यूरो सर्जन को बनने में कई साल लगते हैं, 15 से 20 साल की मेहनत लगती है, तब जाके एक न्यूरो सर्जन देश में तैयार होता है। तो ऐसे में जब हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका समय हमें मिल रहा है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने समय निकाला और इस चर्चा में आप शामिल हुए और हमारे व्यूअर्स को आप ये जानकारी दे रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि कैसे वो अपने दिमाग की सेहत का ध्यान रखें, किस तरह अपना लाइफस्टाइल रखें कि आगे जाकर उनको कोई दिक्कतें ना आए, खास उम्र के बाद यंग एज में ही ध्यान रखना चाहिए। और कंक्लूडिंग कमेंट आपके? मैं ये कहूँगा कि कीप योर सेल्फ मेंटली फिट एंड फिजिकली फिट। बाय मेंटली फिट मैं कहूँगा कि आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए मेंटली, डिस्कशन में, पजल्स में, हर तरह से, जिससे कि जितना ज़्यादा अपने आप को मेंटली चैलेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपको भूलने की बीमारी कम होगी, नंबर 1। दूसरा, इफ़ यू अपना लाइफस्टाइल थोड़ा फिट रखें, हेल्दी खाने पे जोर दें, डेफिनेटली चांसेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिमेंशिया विल डिक्रीज ओवर टाइम। और जो हमेशा सवाल होता है, ये सवाल तो खत्म ही नहीं होते, क्योंकि जब एक आपके साथ एक इतना बड़ा डॉक्टर बैठा हो तो आपके दिमाग में सवाल आते ही रहते हैं कि जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का वातावरण में तनाव है आसपास, चाहे लोग की प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे फैमिली लाइफ है, चाहे कोई भी मुद्दे हैं, उनका हमारी ब्रेन की सेहत पे क्या असर पड़ता है, उससे क्या डिमेंशिया हो सकता है, उससे क्या अल्जाइमर हो सकता है लॉन्ग टर्म में, या स्ट्रेस में रहते हैं, डरे रहते हैं लोग, किसी भी जो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, हाँ, कि जो आपको नहीं पता शायद हो सकती हैं, ऐसे कोई डर होते हैं, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसकी वजह से भी ब्रेन पर बहुत खराब असर पड़ता है। बिल्कुल, इनफैक्ट स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की वजह से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ब्रेन को और बॉडी को। स्ट्रेस की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। आपको कोई भी, इवन कॉमन कोल्ड जो है, अगर आप ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे तो कॉमन कोल्ड, आपको कोल्ड बार बार होगा, जुकाम बार बार होगा, स्मॉल चीज़ें, बीमारियां बार बार होंगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहेंगे उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी। जितनी कम इम्यूनिटी होगी, हर तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, राइट फ्रॉम इन्फेक्शन टू कैंसर। तो इसका कहना बहुत आसान है कि स्ट्रेस ना करें, एंग्जाइटी में ना रहें, लेकिन इसका बस एक ही सॉल्यूशन है या आंसर है कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसे करिए, क्योंकि स्ट्रेस तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस आपके हाथ में है। लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब है, अगर आप दिन में 10 मिनट भी मेडिटेशन करें, 10 मिनट भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, 10 मिनट वॉक करें, ये स्मॉल चेंजेस जो हैं आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम कर देंगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपको पता चलेगा 6 महीने 1 साल के अंदर, जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से हो। जी, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि अगर स्ट्रेस हो भी रहा है तो उसको काउंटर करने के तरीके हमारे पास होने चाहिए, बैलेंस करने के तरीके होने चाहिए। मेडिटेशन है, प्राणायाम है, वॉक है, एक्सरसाइज है, योगा है, और मेरी अच्छी कंपनी भी। बिल्कुल दोस्तों से मिलते रहिए, दोस्तों से के साथ समय बिताइए, जिन लोगों के साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है वहाँ समय बिताइए, और अच्छी डाइट लीजिए। जैसे कहा कि अगर आप पका हुआ खाना खा रहे हैं तो शायद उतनी ही बैलेंस में फल और सैलड्स भी खाइए। बिल्कुल, अपने पूरे दिन की डाइट को देखिए कि आप कितनी डाइट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, लिक्विड पूरा लेते रहे। तो ये हमारी चर्चा थी कि कैसे अपनी दिमाग की सेहत का ख्याल रखें, किस तरह से बहुत सारी
आगे जो आ सकती है बीमारी उनसे बचा जाए, क्योंकि शुरुआत तो पहले ही हो जाती है कहा जाता है। बिल्कुल। उसका जो आउटकम है बहुत लंबे टाइम बाद दिखाई देता है, शायद 50 की उम्र के बाद या 60 की उम्र के बाद, या अगर जिस तरह से अपना यंग एज है उसी में संभल जाए, उसी में अपने आप को, अपनी सेहत अच्छी रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, ताकि डीजनरेशन कम हो। Yes, सारी हमारी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। जो चॉइसेस आप लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल, वो एकदम फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका असर आपको देखेगा मे बी 20, 30, 50 ईयर्स डाउन द लाइन। तो बचपन में अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते थे, शुगर और प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते थे, उनका इमीडिएट असर तो बस ओबेसिटी में दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव डिक्लाइन, डिमेंशिया, वो आपको 50 साल बाद दिखेगा। तो बेटर है जितनी जल्दी आप लाइफस्टाइल चेंजेस लाएं उतना अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीपक अग्रवाल इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और मुझे लग रहा है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पास काफ़ी सवाल होंगे। आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे और अपने व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश करेंगे इन चर्चाओं के ज़रिए और इन डिस्कशंस के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव को देखने के लिए। और एक बार फिर अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे शेयर करिए, इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनको इस चर्चा से उन्हें लाभ मिल सके। क्योंकि जब एक बड़े डॉक्टर के ज़रिए जब बातें आती हैं तो जाहिर तौर पर लोगों को सही जानकारी मिलती है, सटीक उनको दिशा मिलती है और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चर्चा, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए और ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव ला सके, बहुत सारी दवाओं से बच सके, उसके ज़रिए वैकल्पिक जो तरीके हैं उनको वो अपनी दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सके। मेडिटेशन करें, वॉक करें, योगा करें, अच्छी कंपनी में रहिए, जो चीज़ें आपको खुशी देती है वहाँ आप समय बिताइए, अच्छी डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। और कई बातें डॉक्टर दीपक अग्रवाल जो कि न्यूरोसर्जन है, प्रोफेसर हैं न्यूरोसर्जरी के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना महत्वपूर्ण अपना जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो देने के लिए, इस चर्चा के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू पूर्णिमा, थैंक यू। नमस्कार।